ये देखिए, ये कब्र की लंबाई है। अबू अली सीना के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। मस्जिद काफ़ी दफ़ा शहीद हुई। नहायत ही खूबसूरत समरकंद। So taste or sweet? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई बारे अक्दस इसी के अंदर मौजूद है। उस टाइम की जदीद तरीन ऑब्जर्वेटरी थी। सर्टिफिकेट नासा का यहाँ पे मौजूद है। सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो चलते हैं हम सीधा अंदर। इस वक्त हम आ गए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नबी दानियाल के टॉम के पास। यह जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे नबी दानियाल की कब्र है, जो कि कहा जाता है कि जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और हम आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि कितनी मीटर की वो कब्र है, और इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलें मेरे साथ। सबसे पहले कब्र की लंबाई हम आपको बताते हैं। इस कॉर्नर से लेकर सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ तक जो कब्र की लंबाई बनती है। ये सामने जो बरामदा देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान आते हैं और यहाँ पे ज़िक्र व अस्कार करते हैं। ये दुनिया की कुछ चंद जगहों में से ऐसी जगह हैं जहाँ पे सभी मज़ाहिब के लोग आते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं ये कब्र है, और ये हम आपको अंदर से दिखाते हैं कब्र की लंबाई। और ये देखिए, ये कब्र की लंबाई है और काफ़ी ज़्यादा लंबी कब्र है ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की। और इसके बाहर यहाँ पे सामने लोग जो हैं वो ज़िक्र अस्कार करते हुए नज़र आएंगे आपको। वैसे हज़रत दानियाल की जो कब्र है उसको लेकर बहुत सारी रवायात भी हैं, और कहा जाता है कि बहुत सारे इलाकों में इनकी कब्र मौजूद है, जैसे कि ईरान, इराक़ वगैरह भी शामिल हैं। वैसे मशहूर रवायात तो ये है कि 1380 ईस्वी में जब तैमूर ने बहुत से इलाके फ़तह किए, तो जब ईरान पहुँचे तो वहाँ पे हज़रत दानियाल की कब्र थी। तो उन्होंने मौजूदा उस टाइम के बादशाह से कुछ शर्तों की बिना पर कब्र को समरकंद में जो है वो मुंतकिल करने का एक मुआहदा किया। और ये है कि जब कब्र को यहाँ पे मुंतकिल किया गया, और ये अफरासियाब का इलाका है जहाँ पर ये इनकी कब्र मौजूद है। अबू अली सीना के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। बेसिकली अबू अली सीना को महारत हासिल थी मेडिकल की फील्ड में। वो इसी रीजन में पैदा हुए हैं। अली सीना का बेसिकली टॉम जो है वो इस वक्त ईरान में है, लेकिन वो इसी रीजन में उनकी पैदाइश थी। तो ये भी हमारे लिए एक जो है ऑनर की बात है कि मुसलमान साइंटिस्ट हो, एस्ट्रोनॉमर हो, वो समरकंद में पैदा हुए। और हमेशा अपनी हिस्ट्री को हमें जानना चाहिए। मोहम्मद अली मूसा खुरामजी के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि अलजबरा, जिससे आप रट्टा लगा लगा के पढ़ते रहे हैं पूरी ज़िंदगी, तो वो अलजबरा जो उन्होंने जो दरियाफ़्त किया था, और ये भी यहीं पे उनकी पैदाइश है, इसी रीजन की। तो ये भी मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। और चलते हैं हम आगे की डेस्टिनेशन पे, मज़ीद देखते हैं क्या क्या है। अब हम आ चुके हैं, ये समरकंद की सबसे पहली मस्जिद है जिसे मस्जिद खिज़र कहा जाता है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है। इसकी तारीख़ को जब हम पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि जब अरब के मुसलमान जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। ये मस्जिद का हयाता है। जब हम इसकी तारीख़ पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये मस्जिद काफ़ी दफ़ा शहीद हुई, और बाद औक़ात ये जंगों की मद में आई, और बाद औक़ात ज़ल्ज़लों की वजह से इस मस्जिद को दोबारा से तामीर किया गया। लेकिन अब ये कि ये फुली तौर पर ये रेनोवेटेड मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी दिख जाते हैं जो दुनिया भर से विज़िट के लिए आते हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात तो ये भी है कि यहाँ से एक व्यू, खूबसूरत व्यू मिलता है हमें समरकंद का। समरकंद का दिल भी कहा जाता है इस इलाका को। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया जो कि मुख्तलिफ़ टूरिस्ट स्पॉट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, और नहायत ही खूबसूरत समरकंद हमारी आंखों के सामने और आपको दिखाती हुई। और ये मस्जिद खिज़र है यहाँ पे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं यहाँ के सबसे बड़े बाज़ार में। सियोब बाज़ार यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये बाज़ार।
कितना पैसा? 10,000. स्वीट सो टेस्ट और स्वीट। Sweet. तो ये है यहाँ के सीजनल फल और एकदम बिल्कुल फ्रेश यहाँ के ये फल। अच्छा, यहाँ पे सबसे डिफरेंट और यूनिक चीज़ मुझे ये लगी, ये यहाँ पे डिफरेंट किस्म का आप सैलड देख रहे हैं और साथ में ये अचार है, यहाँ का स्पेशल अचार, और ये मुख्तलिफ टाइप्स का बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर है, लेकिन टमाटर नहीं, ये बेसिकली पूरा का पूरा अचार का टमाटर है, तो है ना थोड़ा सा यूनिक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शान ज़िंदा समरकंद में, और यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपसे शेयर करते हैं, और साथ साथ आपको टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि ये एरिया टूरिस्ट वाइज इतना फेमस क्यों है। ये यहाँ की इंटरेस्ट है। आपको बताता चलूँ कि हज़रत कुसम बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु जो सहाबी और रसूल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, इनका दरबार अक़दस इसी के अंदर मौजूद है। अच्छा, बेसिकली ये एक तरह का कब्रिस्तान है और अफरासियाब के पास ये कब्रिस्तान है, और ये यहाँ की इंटरेस्ट है, और ये पूरा कम्प्लेक्स बनाया गया है। और यहाँ पर समरकंद में गुजरे हुए जितने भी बादशाह और हुक्मरान वगैरह हैं और उनकी कब्रें वगैरह हैं। तो ये अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। अच्छा, इस वक्त हम ये इंटर हो चुके हैं, और ये बेसिकली एक कम्प्लेक्स बनी हुई है, एक गली बनी हुई है और मकबरों की, और हर मकबरे में कोई ना कोई दफन है, और ये मुख्तलिफ मकबरे और नहायत ही खूबसूरत ये मकबरे बने हुए हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हर मकबरे में, इवन कि आप समरकंद में कहीं भी जाते हैं तो ये स्पेसिफ़िक ये जो कलर है आपको ये मिलता है हर किसी मकबरे में, और हर किसी आपकी यहाँ पे इमारत है उसके ऊपर यही कलर आपको मिलेगा। तो आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको ये पूरी जो ये गली है ये विज़िट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि हज़रत कुसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसती के वक्त जब उन्हें गुस्ल दिया गया तो उस गुस्ल में ये शामिल थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से बाहर आने वाले आखिरी जो शख्स था वो हज़रत कुसम बिन अब्बास थे। अच्छा, रूसी मुसलमान यानी जो रशिया के मुसलमान हैं यहाँ पर आपको कसीर तादाद में मिल जाते हैं, और इन रशियन मुसलमानों की हज़रत कुसम बिन अब्बास के इस दरबार की ज़ियारत को वो आधा हज मानते हैं। अच्छा, हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फ़तह करने वाले लश्कर में हज़रत कुसम बिन अब्बास शामिल थे, और उस वक्त इस इलाके को खरासान कहा जाता था जो कि बेसिकली ईरान तक फैला हुआ था। इसी जंग के दौरान उन्होंने समरकंद और बुखारा को फ़तह किया और यहाँ पर इस्लाम आया, और ये कि जान ज़िंदा इसलिए भी कहा जाता है कि लोगों का मानना है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं। यहाँ पर इस्लाम की ही बरकत थी कि बाद में इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस और इसके अलावा बड़े बड़े उलमा यहाँ पे पैदा हुए। मेरा शान ज़िंदार के बारे में आपने जाना, और यहाँ से ये हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है शान ज़िंदार का। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं सीधा वहीं पे और आपको दिखाते हैं वहाँ के बारे में। हम हमेशा ही इसे मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हुए आए हैं कि मुसलमान साइंटिस्ट जो कि पूरी दुनिया में फेमस थे, एक टाइम था और उन्होंने पूरी दुनिया में गलबा पा लिया था। और ये साइंटिस्ट जिसकी बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम था उलग बेग। आप मेरे पीछे उसका मोनूमेंट देख सकते हैं, और ये है उलग बेग। और उलग बेग एक एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था जिसने एक ऐसा आला बनाया था कि जो अपने टाइम में जदीद तरीन आला था। एक ऐसे पुराने नक्शे बनाए थे उस टाइम के जदीद नक्शे, इसे 16वीं सदी में ऑक्सफोर्ड में इसको बाकायदा शाया किया था इन नक्शों को, और इससे पहले लैटिन ज़बान में ट्रांसलेट किया गया था।
तो यानी कि बहुत सा फ़न हमारा यूरोप की तरफ जो भी आज हम देखते हैं वो सब हमारे साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट की देन है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उल बेग के जो कि ऑब्जर्वेटरी थी, जो मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये है वो ऑब्जर्वेटरी। उस टाइम की जदीद तरीन ऑब्जर्वेटरी थी सन 16वीं सदी में। और दूसरी तरफ म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे 12वीं सदी 16वीं सदी के बीच में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स से बुक्स थी वो यहाँ पे रखी गई हैं। वो भी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उस टाइम पे कैसे मुसलमान उस टाइम पे कैसे ख़त लिखते थे, कैसे बुक्स लिखते थे, क्या क्या चीज़ें जिन चीज़ों से लिखा जाता था, और उस टाइम के जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे यूनिवर्स को परखने के लिए, वो सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं हम सीधा अंदर। अच्छा, ये वो वाली ऑब्जर्वेटरी थी जो कि उल बेग ने बनाई थी सन 16वीं सदी में, और उस टाइम की जदीद तरीन ऑब्जर्वेटरी थी जैसे यूनिवर्स को स्टडी किया जाता था। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ, उल बेग बेसिकली शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, यानी कि उस टाइम के जो अमीर तैमूर था उसका पोता था। तो इसलिए उसने बहुत सारी दरसगाहें भी ऐसी कायम की जहाँ पर यूरोप से लोग स्टडी के लिए आते थे उन दरसगाहों में। अच्छा, ये वो वाली ऑब्जर्वेटरी और उसके ये वाले पार्ट्स हैं कि किस तरीके से ये काम करती थी। और अगर आप ये नॉलेज लेना चाहते हैं ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड तो ये QR कोड दिया हुआ है, तो ये ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आप फल्कियात की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो। अच्छा, अब हम म्यूज़ियम में आ चुके हैं। तो ये उल बेग का जो इंस्ट्रूमेंट था जो कि उस टाइम पे बजाया जाता था, ये उल बेग का ये मदरसा था जहाँ पे उस टाइम पे तालीम दी जाती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये अभी भी मौजूद है समरकंद के अंदर, ये यहाँ पे एज अ सैम्पल यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, बेसिकली ये पूरा मॉडल था उल बेग की ऑब्जर्वेटरी का, और ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ था, और इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने भी दी हुई है कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती थी और ये किस तरीके से ये वर्क करती थी। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे रोशनी नीचे आ रही है और वहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। अच्छा, ये किताब जो है ये उल बेग की मास्टरपीस किताब थी जिसके अंदर 1018 स्टार्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये अमीर तैमूर के ज़माने में ये वाले कोइंस जो थे ये इस्तेमाल किए जाते थे उस टाइम पर। तो ये उस टाइम के कोइंस अभी तक पड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये ड्रम था, मिलिट्री ड्रम, जो कि उस टाइम पर जंग के टाइम पे बजाया जाता था, और ये 15वीं सेंचुरी का ये ड्रम है, मिलिट्री ड्रम। ये अमीर तैमूर का उस टाइम पे लिखा हुआ ख़त था जो कि फ्रेंच किंग चार्ल्स को ये ख़त लिखा गया था। ये उसकी कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पे म्यूज़ियम में यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं उस टाइम के बने हुए, और कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कि वो फ्रेम्स के अंदर यहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि यूज़ किए जाते थे कायनात को स्टडी करने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली वो बुक्स थी जो कि उल बेग की जिसे ऑक्सफोर्ड में शाया किया गया, और ये उनकी स्टडी की हुई या उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी यूनिवर्स को लेकर, और जो स्टार्स का कैटलॉग्स था कि किस तरीके से स्टार कौन सा कहाँ पर है, उससे रिलेटेड तमाम डेटा इन बुक्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, नासा ने ये कुछ स्टार्स को नाम दिया है उल बेग और डिफरेंट नाम जो कि उस पाकिस्तान के ओनर के तौर पर, और ये बाकायदा यहाँ पे सर्टिफिकेट नासा का यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट जो कि सोलर सिस्टम डायनामिक्स के नाम से ये सर्टिफिकेट है। अच्छा, 15वीं सदी में ये कुछ चीज़ें पेंसिल केस, लैम्प, इंक कंटेनर, पेंसिल्स वगैरह जो कि यूज़ की जाती थी बुक्स लिखने के लिए, ख़त लिखने के लिए, तो ये एज अ सैम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है कि कैसे लिखा जाता था ख़त और कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता था। तो ये था सफ़र हमारा समरकंद का। हमने आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने आपको बताई, और जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वो हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे हम अपना सफ़र को इख्तिताम करते हुए आगे बढ़ते हैं अबू धाबी की तरफ, और ये कि हमारी फ़्लाइट है अबू धाबी की तरफ जो कि हमने आज लेनी है, और उसके बाद सीधा हम जाएंगे अबू धाबी, और उसके बाद आपके लिए वीडियोस को कंपाइल करेंगे। लेकिन जब तक आप ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे ऑलरेडी वीडियोस कंपाइल हो चुकी होंगी, और आपने ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में कहीं किसी और जगह पे।